हमारे पास आज जो स्रोत है वो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 समारोह के बारे में है। अब सुनने में ये शायद किसी सरकारी फंक्शन की थोड़ी बोरिंग रिपोर्ट लगे, लेकिन असल में ये एक खजाने के नक्शे जैसा है। ये सिर्फ कोई अवार्ड फंक्शन की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इससे हमें भारतीय रेलवे की आज की हालत और आने वाले कल की पूरी तस्वीर मिलती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पटरियों, स्टेशनों और ट्रेनों के पीछे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समारोह असल में रेलवे की एक तरह से आप कह सकते हैं सालाना प्रोग्रेस रिपोर्ट है और भविष्य के विजन का एक लॉन्च पैड भी। और जब हम इन स्रोतों को खंगालते हैं तो 3 बहुत साफ हिस्से उभर कर आते हैं। पहला, पिछले कुछ सालों की वो बड़ी उपलब्धियां जिन्होंने रेलवे का चेहरा ही बदल दिया। हाँ? दूसरा, उन गुमनाम हीरोज की हैरान कर देने वाली कहानियां जिनके बिना ये आंकड़ा बेमानी है। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो है भविष्य के लिए 5 बड़े संकल्प, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो रेलवे की पूरी कार्य संस्कृति को जड़ से बदलने का दम रखते हैं। चलिए तो फिर इस सफर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं वर्तमान से। स्रोत में एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र है जो पिछले 1 दशक में रेलवे के बदलाव को दिखाती है। इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सच में इंजीनियरिंग के चमत्कार लगते हैं। जैसे उत्तर में ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, या दक्षिण में समंदर पर बना देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, न्यू पम्बन ब्रिज। ये सिर्फ नई लाइनें बिछाना नहीं है, ये उन जगहों तक पहुंचना है जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और यही बात इसे खास बनाती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्टील और कंक्रीट के ढांचे नहीं है, ये इंजीनियरिंग की चुनौतियों पर जीत का प्रतीक है। सही। हिमालय के पहाड़ों को चीरकर कश्मीर को जोड़ना, या समंदर की लहरों के ऊपर ऐसा पुल बनाना जो जहाजों के लिए ऊपर उठ सके, ये रेलवे की तकनीकी क्षमता में आप कह सकते हैं क्वांटम लीप को दिखाता है। लेकिन ये तो हुई पटरियों की बात। जो बदलाव आम आदमी रोज महसूस कर रहा है वो है स्टेशंस का कायाकल्प। हाँ, अमृत भारत स्टेशन योजना का जिक्र बार बार आता है। 1300 से ज्यादा स्टेशंस को आधुनिक बनाने की बात हो रही है जी। और एक मजेदार किस्सा भी है स्रोत में कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन ने रेलवे चेयरमैन को मैसेज किया कि अब तो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट हो गए हैं। हाँ, बनारस और गोमती नगर जैसे स्टेशनों की तस्वीरें देखें तो ये बात मजाक नहीं लगती। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक बाहरी चमक-दमक है या इसके पीछे सोच में भी कोई बदलाव है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ टाइलें और पेंट बदलने की बात नहीं है। ये यात्री अनुभव को पूरी तरह से बदलने की कोशिश है। अच्छा, साफ सफाई, बेहतर वेटिंग एरिया, आसान पहुंच, स्थानीय कला को जगह देना, ये सब उस सोच का हिस्सा है जो यात्री को एक ग्राहक की तरह देखती है, ना कि सिर्फ एक मुसाफिर। यह भारतीय मिडिल क्लास की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने की एक कोशिश है। जब उन्हें एयरपोर्ट पर एक वर्ल्ड क्लास अनुभव मिल सकता है तो रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं? और स्टेशनों के बाद आती हैं ट्रेनें। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये नए नाम अब हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। स्रोत बताता है कि देश में 164 वंदे भारत सेवाएं चल रही हैं और इसी महीने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू होने वाली है। जी। वंदे भारत की सफलता की कहानी तो हम सब जानते हैं और ये वाकई भारतीय इंजीनियरिंग के लिए गर्व का क्षण है। लेकिन स्रोत में क्या इस बात पर भी कोई चर्चा है कि इन प्रीमियम ट्रेनों के आने से रेलवे के पारंपरिक किफायती वर्ग पर क्या असर पड़ रहा है? क्या दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोई बात कही गई? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस बहस में नहीं पड़ता क्योंकि उसका फोकस नई उपलब्धियों पर है, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें एक नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक हैं, लेकिन भारतीय रेलवे की असली ताकत आज भी उसके विशाल नेटवर्क में है जो हर तबके के इंसान को जोड़ता है। वंदे भारत स्लीपर का आना शायद इसी संतुलन की दिशा में एक कदम है जो लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने का वादा करती है। सही। ये दिखाता है कि फोकस सिर्फ स्पीड पर नहीं बल्कि अलग अलग तरह के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने पर भी है। ठीक है, तो ट्रेनें और स्टेशन तो आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन उस इंजन का क्या जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है? मेरा मतलब है ऊर्जा। स्रोत में एक और बड़ी उपलब्धि का जिक्र है, भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण के 100 साल पूरे होना। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 100% विद्युतीकरण हो चुका है। 100%? लगभग। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका मतलब है डीजल पर हमारी निर्भरता लगभग खत्म,
जिससे हर साल अरबों रुपए के विदेशी मुद्रा की बचत और प्रदूषण में भारी कमी। वाह! जब हम कहते हैं कि हम इस मामले में स्विट्जरलैंड के बराबर और अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से आगे हैं, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके विशाल नेटवर्क आज भी वो काफी हद तक डीजल पर निर्भर हैं। हमने एक बड़ी छलांग लगाई है। इस मौके पर भारत का पहला रंगीन स्मारक सिक्का जारी करना इसी ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न है। और ये सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं है। माल ढुलाई में भी रेलवे ने 1600 मिलियन टन का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया है, जो दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा है। जी। मतलब देश की अर्थव्यवस्था का पहिया भी रेलवे की पटरियों पर तेजी से घूम रहा है। ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स और आंकड़े वाकई प्रभावशाली हैं, लेकिन ये एक बड़ी बेजान मशीनरी की तस्वीर पेश करते हैं। जबकि स्रोत का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जो इस मशीनरी के दिल की धड़कन को दिखाता है। वो लोग जो जमीन पर इसे मुमकिन बनाते हैं, उनकी कुछ कहानियां तो अविश्वसनीय हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ भावुक करने वाली कहानियां नहीं हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानियां रेलवे के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों को उजागर करती हैं। जैसे सुरक्षा, सेवा और नवाचार। और ये भी दिखाती हैं कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा रहा है। सुरक्षा की ही बात कर लेते हैं। हम सुनते हैं कि रेलवे का लक्ष्य है कि गंभीर दुर्घटनाओं को सिंगल डिजिट में लाया जाए। ये कितना मुश्किल है। शायद इसका अंदाजा हमें मध्य रेल के रेल पथ अनुरक्षक श्री प्रद्युमन कुमार की कहानी से लग सकता है। बताइए। उन्होंने रात की पेट्रोलिंग के दौरान 60 मिलीमीटर यानी 2.5 इंच से भी कम की एक रेल दरार को पहचान लिया और तुरंत ट्रैफिक रुकवा दिया। अरे बाप रे! नजर ने हजारों जानें बचा ली। ये दिखाता है कि सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं, बल्कि हर एक कर्मचारी की सतर्कता पर निर्भर करती है। और इसी से जुड़ी एक और कहानी पूर्व मध्य रेलवे के लोको पायलट श्री रवि रंजन की है। अच्छा। उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेन के ही ट्रैक पर सामने से एक और ट्रेन आ रही है। ओह! बिना एक पल गंवाए उन्होंने आपातकालीन ब्रेक लगाए और दोनों ट्रेनों को टकराने से कुछ ही मीटर पहले रोक लिया। हाँ। इन दोनों मामलों में टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन असली हीरो वो इंसान का फैसला और उसकी हिम्मत है। बिल्कुल। ये कहानियां बताती हैं कि सिंगल डिजिट एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करने के लिए सिस्टम को ऐसे लोगों पर भरोसा करना होगा। और ये सिर्फ हादसों को टालने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मदद करने की भावना भी है। जैसे ट्रेन प्रबंधक श्री बेजू जयसवारा ने एक यात्री को प्लेटफॉर्म और चलती ट्रेन के बीच गिरते देखा। उन्होंने तुरंत चेन खींचकर ट्रेन रोकी और उस यात्री की जान बचाई। या फिर ऑपरेशन आहट के तहत निरीक्षक श्री मनीष कुमार की कहानी, जिन्होंने 144 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। बहुत बड़ी बात है ये रेलवे को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सर्विस से कहीं आगे एक सामाजिक जिम्मेदारी वाली संस्था के रूप में दिखाता है। और एक आखिरी पहलू है नवाचार, जो हमेशा बड़े रिसर्च लैब में नहीं होता। हाँ। पूर्वोत्तर रेलवे के श्री दिलीप कुमार गौतम का उदाहरण देखिए। उन्होंने 1200 से ज्यादा खराब पड़े पानी के सिलेंडरों की मरम्मत करने का तरीका निकाला। अच्छा। और रेलवे के लिए लगभग 4.39 करोड़ रुपए बचाए। वाह! कोई बड़ी डिग्री या फैंसी पद नहीं, बस अपनी स्किल और काम के प्रति लगन। ये छोटी छोटी लगने वाली कहानियां ही उस बड़ी मशीनरी को असल में चलाती हैं। सही बात है। ये साबित करती हैं कि बदलाव सिर्फ ऊपर से आने वाली नीतियों से नहीं, बल्कि जमीन पर काम कर रहे लोगों के समर्पण और सूझबूझ से आता है। तो हमने देख लिया कि रेलवे कहाँ से कहाँ पहुंचा है और इस सफर के असली नायक कौन है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, भविष्य का रास्ता क्या है? स्रोत में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के भाषण का जिक्र है, जिसमें 2026 के लिए 5 बड़े संकल्पों की बात की गई है। पहला संकल्प है 52 हफ्ते 52 रिफॉर्म्स। ये सुनने में किसी स्टार्टअप का एजेंडा लगता है, किसी सरकारी विभाग का नहीं। क्या ये सिर्फ एक नारा है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? यही सबसे दिलचस्प बात है। ये संख्या से ज्यादा ये मानसिकता की बात है। अच्छा। संदेश ये है कि अब दशकों तक चलने वाली योजनाओं और धीमी गति से चलने वाली फाइलों का जमाना गया। ये रेलवे को एक टेक्नोलॉजी कंपनी की तरह चलाने की कोशिश है। फुर्तीला, हर हफ्ते कुछ नया, हर हफ्ते कुछ बेहतर। ये महत्वाकांक्षी तो है, पर ये रेलवे की पूरी कार्य संस्कृति को बदलने की एक सीधी चुनौती भी है। ये कहता है कि अब आराम से बैठने का वक्त खत्म हो गया है। अच्छा, तो अगला संकल्प टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ही है। मुझे ये हमेशा से एक चुनौती लगती है कि रेलवे जैसा विशाल, सदियों पुराना संगठन स्टार्टअप्स की तरफ फुर्तीला कैसे हो सकता है।
क्या स्रोत में इस पर कोई ठोस योजना है या ये सिर्फ एक अच्छी मंशा है? नहीं, इसमें एक बहुत ठोस योजना का जिक्र है। एक नया इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, ओके। जहां कोई भी स्टार्टअप या इनोवेटर रेलवे की समस्याओं के लिए अपना समाधान दे सकता है। और बात सिर्फ आइडिया देने की नहीं है, सफल आइडिया के लिए 6.5 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या? 4 साल के लिए एक पक्का रेगुलर ऑर्डर भी दिया जाएगा। 1.5 करोड़ और 4 साल का पक्का ऑर्डर, देश के आधे स्टार्टअप्स तो इसी के लिए लाइन लगा देंगे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वे सिर्फ आइडिया नहीं मांग रहे, बल्कि उसे एक स्थायी बिजनेस में बदलने का पूरा मौका दे रहे हैं। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। हाँ, ये उस पायलट प्रोजेक्ट वाले जाल को तोड़ता है जिसमें कई अच्छे आइडिया फंस कर रह जाते हैं। बिल्कुल। तीसरा संकल्प सुरक्षा का एक नया स्तर हासिल करना है। हमने पहले ही बात की कि लक्ष्य है गंभीर दुर्घटनाओं को सिंगल डिजिट मिलाना। जी। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। मंत्री ने साफ कहा है कि जो भी जोन सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरेगा, उसे भविष्य में कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा, ओह, चाहे उसने बाकी क्षेत्रों में कितना भी अच्छा काम किया हो। मतलब सुरक्षा अब एक विकल्प नहीं, बल्कि सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत कड़ा संदेश है। हाँ। चौथा संकल्प ट्रेनिंग से जुड़ा है। कहा गया है कि भविष्य में प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग पास करना अनिवार्य हो सकता है, ठीक सेना की तरह। ये तो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। हाँ, और ये दिखाता है कि सोच कितनी गहरी है। ये सिर्फ नौकरी पाने के बाद हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाने वाली मानसिकता को तोड़ने की कोशिश है। इसका मतलब है कि आपको लगातार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। और ये सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए नहीं है। स्रोत में वेल्डिंग और टाइल लगाने जैसे कामों के लिए भी ऑन द स्पॉट स्किल सर्टिफिकेशन की बात है। अच्छा। ये हर स्तर पर प्रोफेशनलिज्म और कौशल को सम्मान देने की कोशिश है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी संकल्प पर, जो शायद सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक और अप्रत्याशित है। हाँ। औपनिवेशिक मानसिकता को हटाना। इसके तहत 2 बड़े ऐलान हुए। एक, अंग्रेजों के जमाने का काला बंद गले का सूट अब रेलवे की फॉर्मल ड्रेस नहीं होगी। और दूसरा, वॉल्टियर डिवीजन जैसे अंग्रेजी नामों को बदला जाएगा। क्या ये सिर्फ नाम और कपड़े बदलने की राजनीति है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये आत्मनिर्भर भारत के विचार को संस्था की पहचान से जोड़ने की कोशिश है। अच्छा। जब एक तरफ आप वंदे भारत जैसी ट्रेनें बना रहे हैं जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित हैं, हाँ, और आपके बनाए प्रोपल्शन सिस्टम 30 से ज्यादा देशों को निर्यात हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप अपनी पहचान के प्रतीकों को भी बदलना चाहते हैं। ये कर्मचारियों में एक नया आत्मविश्वास और गर्व भरने की कोशिश है। ये संदेश देता है कि भारतीय रेलवे अब सिर्फ ब्रिटिश विरासत को ढोने वाली संस्था नहीं, बल्कि अपने दम पर भविष्य बनाने वाली एक भारतीय संस्था है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि भारतीय रेलवे सिर्फ अपनी पटरियां या ट्रेनें नहीं बदल रहा, वो अपनी आत्मा को बदलने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये सोच, संस्कृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी बात है। टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, ट्रेनिंग और आत्मनिर्भरता पर आधारित एक आधुनिक संगठन बनाने का ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, ये स्रोत एक बहुत शक्तिशाली विजन पेश करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों वाले इतने विशाल और पारंपरिक संगठन में, जिसकी अपनी एक जड़ जमा चुकी कार्यशैली है, इन क्रांतिकारी सुधारों को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। विजन स्पष्ट है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसे हकीकत में बदलने की चुनौती ही असली परीक्षा होगी।